दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस आज वीडियो लेक्चर में। तो आइए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझते हैं कि कोशिका क्या होते हैं और आज इसका हम लोग पार्ट 1 करेंगे और इसका लगातार वीडियो आते रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कर करके। और पूरा आज हम लोग पूरा इस सीरीज में हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए आज हम लोग सीखते हैं कोशिका, जो जीवन की एक आधारभूत इकाई है। ये कोशिका क्या है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। कोशिका कहता है कि कोशिका किसी भी जीवधारी के लिए उस संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जैसे अगर हम किसी मकान को बनाते हैं तो मकान को बनाते समय जिस तरह से ईटा एक प्रकार का ईटा एक पर इकाई की तरह कार्य करता है उसके संरचना को बनाने में, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को बनाने में या किसी भी शरीर को, किसी भी जंतु जीव के शरीर या पादप शरीर को बनाने में उसके कोशिका का बहुत ही अहम रोल होता है। यानी कि कोशिका प्रत्येक जीवधारी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक और संरचनात्मक का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव का जो शरीर का निर्माण स्ट्रक्चर जो बना है वो एक छोटे से पार्ट से बना है मिलकर के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और उसी तरह से क्रियात्मक यानी कि हमारे शरीर में जितने भी तरह के जैविक क्रियाएं हो रही है, चाहे वो हमारे अंदर का पोषण की क्रिया हो, चाहे वो हमारे अंदर श्वसन की क्रिया हो, चाहे हमारे अंदर वो परिवहन की क्रिया हो, तो कहता है सजीव की सभी क्रियाएं कोशिका के भीतर ही होती है। जितने भी जैविक क्रियाएं हैं, जैसे अगर हम बात कर ले श्वसन की क्रियाएं, परिवहन की क्रियाएं, उत्सर्जन की क्रियाएं, पोषण की क्रियाएं, पाचन की क्रियाएं, ये सब जैविक प्रक्रिया कहलाती है। जैविक प्रक्रिया से मतलब ये होता है कि किसी भी जीव का शरीर वैसे कोई भी वैसा प्रक्रिया करे जिससे कि जीवों का अनुरक्षण हो, वैसे प्रक्रिया जिससे जीवों का क्या हो, अनुरक्षण होता है, सुरक्षा होता है, उसे तो हम जैविक प्रक्रिया कहते हैं। तो जैविक प्रक्रिया यानी कि जीवों को सुरक्षित रहने के लिए उसे श्वसन की आवश्यकता होती है, पाचन की आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है, उत्सर्जन करने की आवश्यकता होती है, और एक और होता है कि उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन करना पड़ता है। तो ये एक जैविक प्रक्रिया का ही हिस्सा होता है। तो इस तरह से सजीवों की सभी क्रियाएं कोशिका के भीतर होते हैं, ठीक है। यानी श्वसन की भी क्रियाएं कोशिका के भीतर होती है। और कोशिका जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है कोशिका के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव और एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होते हैं वो एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होते हैं। और इस एक कोशिकीय जो जीव होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। यानी कि एक कोशिकीय जीव जो होता है वो सिर्फ ओनली फॉर कितना कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का बना होता है। और ठीक उसी प्रकार से हम लोग बहुकोशिकीय जीव पढ़ते हैं। तो बहुकोशिकीय का मतलब ये होता है कि वैसे जीव जंतु जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना हो, तो उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हमारा बॉडी बना हुआ, हमारा शरीर बना हुआ है, या आप जितने भी एनिमल को देखते हैं, जितने भी जानवर के देखते हैं, तो सबका जो कोशिका, उस समय जो कोशिका लगी हो, बहुत सारे कोशिकाएं लगी हुई है, और इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब है खोजकर्ता। ये कोशिका का खोज आखिर किसने किया? तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज किया था। लेकिन इन्होंने कुछ कॉर्क कोशिका की मदद से, जैसे जो पेड़ पौधे के पादप के जो छाल होते हैं उससे खोज किए और वो मृत कोशिका का खोज हुआ। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया वो मृत कोशिका का खोज किया। कब? तो 1665 ईस्वी में। और उसके बाद ही 1674 ईस्वी में, करीबन 9 साल के बाद, एंटोनी वान लीवनहोएक ने जीवित कोशिका का खोज कर दिया। क्या? तो 1674 ईस्वी में। बात समझ में आ रहा? चलिए, इसको एंटोनी वान लीवनहोएक ने यहाँ पे परजीवी और जीवाणु के बारे में जब खोज किया तो उसी से में उनको पता चला कि जो कोशिका होते हैं वो जीवित कोशिका भी होते हैं, और जीवित कोशिका जो जंतुओं का जो शरीर बना वो भी एक कोशिका से बना है, और जिसका ही खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवनहोएक ने किया। अब बात आता है कि ये जब कोशिका है तो कोशिका कोई ऐसे जंतु होते हैं जिनमें कोशिका बहुत छोटी होती है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिका बहुत बड़ी भी होती है। यानी कि उसके शरीर के आधार पर, संरचना के आधार पर, उनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर कोशिकाओं का भी विभिन्न आकार होता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक
और संख्या भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर बहुत छोटे जीव है तो उनमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी। अगर बहुत बड़े जीव है, जैसे कि अगर हम एक चूहा ले और एक हाथी ले, तो चूहा में ऑब्वियसली कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। और उसी तरह से अगर हम बात करें हाथी में कोशिकाओं की संख्या, तो चूहा के कंपेरिजन में बहुत 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 अधिक होंगे। तो इसीलिए वो कोशिका की संख्या निर्भर करती है कि कितना ज्यादा किसी भी जीवित कोशिका का द्रव्यमान है या फिर वजन है, उसके अनुसार कोशिका निर्भर करता है। और साथ में उनके कार्य क्षमता के आधार पर, जैसे अगर हम बात करें, हमारे शरीर में ही बहुत सारे अंगों हैं और उनमें कोशिकाएं जो है कहीं बड़ी है तो कहीं बहुत छोटी है। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका। तो दुनिया के सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है। याद रखना ये चीज कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है कौन सा है, तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। आप रिपीट कीजिए, क्या नाम है, सबसे छोटी कोशिका का नाम है, संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ये शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा सा होता है, लगभग 3 से 5 केजी का होता है। तो ये बहुत बड़ा कोशिका होता है किसका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। एक अंडा का कोशिका बहुत बड़ा होता है, जो संसार का सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। उसके बाद है मानव में अगर बात कर लेते हैं, तो किसी भी पॉइंट से अगर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, तो जीव विज्ञान का अगर एंड पॉइंट कहें तो शुरुआती तो हम अनेक जीवों से कर लेते हैं, पादप से कर लेते हैं, अन्य छोटी छोटी कोशिकाओं कोशिकीय जंतु जीवों से कर लेते हैं। लेकिन एंड में आकर के अगर जो अंत किया जाता है तो वो मानव शरीर पर ही किया जाता है। और इसलिए हम मानव शरीर की बात करते हैं, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो वह है अंडाणु। फीमेल में ओवम होता है, अंडाणु होता है जो प्रजनन क्रिया में भाग लेता है, और वो कोशिका जो होता है वो अंडाणु कहलाता है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका है। और उसी तरह से सबसे छोटी कोशिका कौन होता है, वो होता है शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु, जो कि मेल में होता है। मेल में होता है शुक्राणु, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, और अंडाणु होता है तो छोटी कोशिका। तो ये मानव का ही है, एक फीमेल और एक किसमें है, तो मेल में। और बात करें सबसे लंबी कोशिका, तो वो है तंत्रिका कोशिका। हमारे जो हमारे ब्रेन से निकली हुई जो कोशिकाएं होती है, जिसका हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, जो बहुत पतली महीन धागे की तरह हमारे शरीर में फैले हुए हैं, तो उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, जो हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। आइए इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं कि और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिया गया है, सिद्धांत किसने दिया है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया गया, किस तरह से और तरह की बातें की गई है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका के बारे में किन किन लोगों ने क्या अपने मतभेद रखा और क्या सोच रखी है, उनके सुझावों के आधार पर, और वैज्ञानिक ने किस तरह से अपना परिचय दिया है कोशिका के बारे में और कोशिका के अंदरूनी के बारे में। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। कहता है कि कोशिका में केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। देखिए यहाँ पे जब कोशिका का खोज की गई थी, तो कोशिका लगभग यहाँ पे जंतु कोशिका का आकार लगभग गोलीयकार का देखा जा रहा था, और पादप जो कोशिका है उसका लगभग कोशिका देखा जा रहा था, वो था आपको आयताकार हल्का था, उस तरह से देखा जा रहा है। ये पादप कोशिका का आकार देखा जा रहा था, और यहाँ पे ये जंतु कोशिका का आकार देखा जा रहा था। तो यहाँ पे कहा गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कि कोशिका के भीतर एक छोटे से गोलाकार केंद्र में एक छोटा सा गोला होता है, और जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और सबसे पहले किन्होंने बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। और ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसका खोज कर दिया, तो केंद्र का खोज कर दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया, तो केंद्र का खोज किया। याद रखना इसको। तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का खोज किया। और उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य का खोज किसने किया, प्रुकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में किया। तो ये आखिर ये जीवद्रव्य क्या होता है उसके बारे में पहले समझ ले, तब आपको बढ़िया समझ में आएगा कि प्रोटोप्लाज्म का खोज प्रुकिंजे ने किस तरह से किया। सुनिए, यहाँ पे एक केंद्रक है, और यहाँ पे ये पूरी कोशिका है, ये पूरे कोशिका है जो जंतु कोशिका है, और ये पूरे कोशिका किसका कोशिका है, पादप की कोशिका। तो ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका में यहाँ पे कहा गया कि ये जो कोशिका है, कोशिका में एक बहुत द्रव भरा रहता है, अर्ध तरल द्रव भरा रहता है। अर्ध तरल का मतलब ये होता है कि पूरा लिक्विड नहीं है, कि पानी के जैसा वो नहीं है, हल्का उसमें छोटे छोटे कण मिले हुए हैं उस पानी में, लिक्विड में कण, मतलब कि हल्का गाढ़ा द्रव है। और उस गाढ़ा द्रव कहता है कि दो तरह के होते हैं, एक होता है केंद्रक के भीतर जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव, क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। और एक होता है यहाँ पे कोशिका के केंद्र के बाहर
और ये कोशिका झिल्ली के अंदर में हम कोशिका झिल्ली के बारे में बात करेंगे, केंद्रक के बारे में बात करेंगे। आगे की आने वाले वीडियो में आपको सब चीज पता चलेगा, लेकिन अभी शुरुआती में ही अब ये चीज सीख लेते हैं। तो यहाँ पे केंद्रक द्रव और इसे कहते हैं कोशिका द्रव। इसे कोशिका द्रव जो केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर बंद जो द्रव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और केंद्रक के भीतर जो द्रव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। और इस जीव द्रव का खोज किसने किया, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में खोज किया। आइए आगे समझते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने किया, किसने दिया। तो कोशिका का सिद्धांत दिया सलाइडेन एवं सवान नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में। और इस कोशिकीय सिद्धांत में कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका का सिद्धांत दिया सलाइडेन एवं सवान नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक कोशिका है वो पूरे शरीर का एक सूक्ष्म इकाई है। और ये सलाइडेन ने दिया पादप कोशिका में, यानी उन्होंने बोला कि पादप कोशिका जो होते हैं वो सूक्ष्म तरह के होते हैं। और सवान ने बताया कि श्वान जो होते हैं वो पूरे शरीर का, जंतु के शरीर का सबसे छोटा इकाई है। तो इस तरह से सलाइडेन एवं सवान नामक वैज्ञानिक ने 1839 ईस्वी में किसका खोज कर दिया, तो कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उसके बाद जब विर्चो आए तो विर्चो ने 1855 ईस्वी में कोशिका के बारे में कहा कि जो कोशिका बनते हैं, नए कोशिका जो बनते हैं वो पुराने कोशिका से ही बनते हैं। जैसे अगर सपोज देख कि हमारे कोशिका, अगर हमारे ये बॉडी की कोशिका है, यहाँ पे शरीर है, तो ये जो हाथ का जो कोशिका है वो हाथ की कोशिका जब नए कोशिका का निर्माण होगा, जैसे सपोज दैट कि अगर हम बात करें कि कभी होता क्या है कि हमारे जो ये मांसपेशियां है ऊपर का तल्ली का, वो हथेली का जो उजड़ने लगता है तो उसके बाद नया कोशिका का निर्माण होता है। तो वहां पे जो नया कोशिका का निर्माण होता है वो पुराने कोशिका से ही होते हैं। तो इस तरह से विर्चो ने 1855 ईस्वी में बताया कि नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से ही होते हैं। मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक है जो 1861 ईस्वी में उन्होंने यह बताया कि मैक्सवेल ने यह बताया कि उन्होंने बताया कि जो पूरे कोशिका है ये प्रोटोप्लाज्मा का पिंड है। मतलब कि प्रोटोप्लाज्मा मतलब जीव द्रव का एक पिंड है, पूरे जीव द्रव का एक पिंड है कौन, कोशिका। किन्होंने बताया, मैक्सवेल ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्मा का क्या है, पिंड है। आगे 1884 ईस्वी में स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि किसी भी जंतु की कोशिका जो होती है उसमें जो केंद्रक होती है वो लाक्षणिक पैतृक लक्षणों का गुण दिखाता है। पैतृक लक्षणों का गुण का मतलब ये होता है कि अगर उसके माता पिता उनके माता पिता का लंबाई ज्यादा है तो हो सकता है कि उनके बेटे का लंबाई भी क्या हो, अधिक हो। मतलब उनके माता पिता की तरफ बहुत सारे लक्षण को देखना। तो यही बात आता है कि स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो कोशिका में केंद्रक होता है वो एक पैतृक गुणों को प्रदर्शित करता है। किसने बताया, 1884 ईस्वी में स्टार्सबर्गर नामक वैज्ञानिक ने बताया। और उसके बाद अभी खोज चल रहा है जिसके लिए 1931 ईस्वी में एम नॉल और ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया। और उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से आज और कोशिका के अंदर ही अध्ययन किया जा रहा है और उसके बारे में और ज्यादा चीजों को जानने की बढ़ोतरी हो रही है। जितना ज्यादा हम लोग को कोशिका के बारे में जानने को मिलेगा उतना ज्यादा आप लोग, अब जितना हम लोग के पास उपलब्ध उतना तो पढ़ ही रहे, लेकिन आने वाले समय में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और ज्यादा भी खोजा जा सकता है। इसके अंदर और अंदर जाकर के खोजा जा सकता है केंद्रीयता, डीएनए, आरएनए, बहुत सारी चीजों का खोज हो चुका है। तो यहाँ पे अन्य चीजों का भी खोज होगा तो हम लोग बाद में फिर पढ़ेंगे। चलिए, तो इस तरह से हुआ आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 देखे कोशिका का। और इससे अच्छा एक चीज और बता दें कि यहाँ पे कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। एक बात को गौर कीजिएगा कि इस क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। बात समझ में आ रहा है, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, इसको क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं या कोशिकीय विज्ञान कहते हैं। अध्ययन करना कोशिकीय विज्ञान या फिर साइटोलॉजी कहलाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और बाकी आप लोग रेगुलर वीडियो में बने रहेंगे और इसी तरह से हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो आता ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के लिए। शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना है एक, और जिससे कि हमारा क्या सकता है, हमारा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से कि हम जो पढ़ा रहे हैं लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है, और इससे हम और ज्यादा वीडियो बना सकते हैं। और कुछ नहीं, मोटिवेशन आपको मिलता है, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो, और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू।